नमस्कार, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। जो राजस्थान हिस्ट्री की अपने जो क्लास चल रही है उसके अंदर सिविलाइजेशन का जो टॉपिक था वो अपना कंप्लीट हो गया था। और सिविलाइजेशन के अंदर एक जो सिविलाइजेशन है, एक स्टूडेंट ने जो है उसने थोड़ा सा राय मशवरा बेचारे दे देते हैं, कई शाने टाबर हैं। तो उसमें ये था कि सर बालाथल जो है वो मिस हो गया है। जी बिल्कुल, बालाथल बहुत इम्पोर्टेंट था और बालाथल जो बैराठ भी पढ़ाया था उसमें भी एक टॉपिक जो है वो तो छोटा सा मिस हो गया था। पहले उसी की बात कर लेते हैं अपने। ये जो बालाथल है ये उदयपुर के अंदर है, ठीक है। सिविलाइजेशन से संबंधित ये बता देते हैं आपको। बालाथल जो है वो उदयपुर के अंदर है। इसके अंदर एक 11 रूम्स बिल्डिंग जो है वो बनी हुई है। 11 कमरों का भवन है। क्या है? 11 रूम्स इन ए बिल्डिंग। एक ही भवन के अंदर 11 कमरों का उल्लेख है, ठीक है। और एक इसके अंदर क्या मिलते हैं? इसके अंदर आपको मिलता है क्लॉथ, कपड़ा। कपड़े जो है वो बालाथल से मिला है और बालाथल के अलावा एक जगह और है जहाँ से कपड़ा मिला है, वो है बैराठ। ध्यान रखना है, ये दो ही जगहों से आपको कपड़ा मिला है। अगर कपड़े का अवशेष पूछा जाता है तो इन्हीं दोनों में से होगा। इससे हमें ये एविडेंस मिलता है कि उन लोगों को स्टिचिंग आती थी, यानी वो सिलाई जो है वो सीख गए थे। तो बालाथल के बारे में इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो यही है कि बालाथल उदयपुर के अंदर है और एक 11 कमरों वाला भवन इसके अंदर मिला है। और यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ से क्लॉथ का जो है टुकड़ा मिला है, कपड़े का टुकड़ा मिला है, जिससे ये अपने आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ भाई वहाँ पर कपड़े के बारे में लोगों को जानकारी थी तो शायद वो सिलाई व बुनाई करके और कपड़ा पहना करते थे। ये चीज़ है उनकी इम्पोर्टेंट। तो अब इसके बाद में जैसे अपने को जो पढ़ना था वो था महाजनपद, क्योंकि उसमें अपन पहले पढ़े नहीं थे। जो ये देख लिया था कि एक सिविलाइजेशन रही है जिसके अंदर एक महाजनपद एरा रहा। लेकिन अब जैसे अपने डायनेस्टीज शुरू करेंगे, जो राजस्थान के वंशज हैं उनको शुरू करेंगे, उनके पॉलिटिकल कल्चरल जो अचीवमेंट्स थे वो अपने देखेंगे। तो उसके लिए जब हम डायनेस्टीज को पढ़ते हैं ना, तो जो डायनेस्टीज की फाउंडेशन है उसके लिए हमें एरा जो है वो शुरू से पढ़ने पड़ेंगे। जो एंशिएंट इंडिया के एरा क्या रहे राजस्थान के अंदर, जैसे आर्यंस का जो पीरियड था उस समय क्या सिस्टम रहा, आर्यंस वाला अपने को थोड़ा सा उसके बारे में जानना पड़ेगा। और कौन कौन से छोटे छोटे रीजन्स थे, क्योंकि डायनेस्टी को पढ़ते समय अगर बाई चांस बीच में कोई रीजन का नाम आ जाए कि मेवाड़ आ गया या मेवात आ गया, है ना, या कोई मत्स्य आ गया, सूरसेन, शिवी, इस तरह से अगर डायनेस्टीज को पढ़ते समय भी अगर बीच में कोई सिस्टम आ जाए तो अपने थोड़ा सा माइंड में रहे कि ये अपने राजस्थान के अंदर इस तरह के रीजन्स कुछ हुआ करते थे, इस तरह के कुछ क्षेत्र हुआ करते थे। अब इन क्षेत्रों के हिसाब से जब अपने देखते हैं तो फिर सारा का सारा एक बार जो शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट हैं, कई वेद पुराण मिले हैं अलग अलग, तो उनके अंदर ये इनका जो है डिस्क्रिप्शन जो है अपने को मिल जाता है थोड़ा थोड़ा। और उस डिस्क्रिप्शन से एक बार के लिए हमने ये निकाल लिए कि ये जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र रहे राजस्थान के अंदर या बाद में बन गए, तो जैसे तो उनको हमने एक बार यहाँ पे नोट कर लिया कि ये बालाथल की तरह कोई फिर बीच में छूट नहीं जाए। तो इसके चक्कर में इनको नोट कर लिया है महाजनपद एरा। तो महाजनपद एरा के अंदर आपको जो है बताया था कि एक बौद्ध एपिक है। महाजनपद कहाँ पे आया है? बौद्ध एपिक है, एक बौद्ध एपिक। और बौद्ध एपिक का नाम है अगुंतर निकाय। क्या नाम है? अगुंतर निकाय। ये जो इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में भी यही कहते हैं। नाम तो नाम होता है ना, है कि नहीं? अब कोई नाम है, सपोज करो कोई XYZ, किसी का भी आप नाम मान के चलो कि नाम है उसका मोहनलाल, तो मोहन का जी इंग्लिश में मोहन नहीं कहेंगे, तो लाल को रेड तो लिखेंगे नहीं, वो तो वो ही रहता है। तो अगुंतर निकाय जो है एक नाम है और इसको वैसा का वैसा ही कहा जाता है। इसके अंदर जब अपने जनपद की बात आती है कि इस तरह के कुछ जनपद रहे, तो कुछ जनपद थे, कुछ हमारे जो यहाँ के क्षेत्रीय जो है नामकरण कर दिए गए थे, रीजनल नेम्स दे दिए गए थे अलग अलग रीजन को। किसी एपिक में कुछ लिख दिया गया, किसी एपिक में। तो ये जो एपिक एरा के ही ऑलमोस्ट ये सारे के सारे नाम रहे हैं। इनके बारे में जितने भी जनपद रहे उनके बारे में भी एक डिटेल्ड स्टडी हो जाए। और डिटेल्ड स्टडी जब जनपद के बारे में करेंगे तो जितने भी जनपद अपने राजस्थान के रहे हैं वो सारे के सारे
कवर हो जाएंगे। तो अब जब बात करते हैं आर्यन एरा की, ठीक है, तो आर्यन एरा सबसे पहले तो ये अपने महाजनपद का ये दिखा गया कि महाजनपद जो है वो एक बौद्ध एपिक है, अगुंतर निकाय, और अगुंतर निकाय के अंदर जो महाजनपद है वो कितने हैं 16। डिस्क्राइब कितने कर दिए गए हैं 16 महाजनपदाज आर डिस्क्राइब्ड इन ए बौद्ध एपिक अगुंतर निकाय। तो इन 16 के अंदर एक शामिल था अपने वाला, वो कौन सा था उसकी भी हम बात कर चुके हैं कि जो बौद्ध अगुंतर निकाय के अंदर कौन सा था, इसके बारे में तो हमने डिटेल में पढ़ ही लिया था। ये वाला था अपना मत्स्य, और ये जब राजस्थान का इंटीग्रेशन हुआ था तब भी इस एरिया को अपने मत्स्य प्रदेश ही कहा गया था। शुरू के अंदर मत्स्य संघ रखा था नाम इसका, मत्स्य यूनियन ना, मत्स्य का मतलब होता है मछली। तो ये जो मत्स्य प्रदेश है इसके अंदर अपने काफ़ी सारा पढ़ा था। बैराठ जो है वो इसकी कैपिटल थी, जिसको विराटनगर कहा करते थे। और यहाँ पर जो पांडवाज थे उन्होंने अपनी एनोनिटी, पांडवाज स्पेंट देयर एनोनिटी और यू कैन से अननोन रेजिडेंस, एनोनिटी इज नेम्ड कैन बी नेम्ड एज अननोन रेजिडेंस। और वहाँ पर जो अर्जुन थे, पांडवों के बड़े अच्छे एक वॉरियर रहे हैं अर्जुन, पांडवाज को जब पढ़ते हैं तो अर्जुन है ना, वो जो अर्जुन है एक वृण अल्लाह के नाम से, वृण अल्लाह, और एक थर्ड जेंडर बन करके उन्होंने एक नपुंसक का जो है रूप धारण किया था, और नपुंसक का रूप धारण करके और वहाँ की जो प्रिंसेस थी उसको वो डांस सिखाया करते थे। और उसी डांस के बारे में जो एक हमारे महान संगीताचार्य म्यूजिशियन रहे हैं, म्यूजिक गुरु कह सकते हो आप, के संगीताचार्य हैं तो एक ग्रेट म्यूजिशियन रहे हैं जिनका नाम रहा है हरिहर। हरिहर ने ये कहा था कि ये कथक नृत्य का जो ओरिजिनेशन है ना, ओरिजिनेशन ऑफ कथक डांस, वो यहाँ मत्स्य प्रदेश के अंदर हुआ था और अर्जुन ने किया था। राजकुमारी को जो डांस सिखाया था वही डांस कथक है। अब तो ये साउथ वाले चला गया, साउथ वालों का ये कईयों का स्टेट डांस भी है कथक। तो इस हिसाब से अब जब अपने आर्यन एरा की बात करते हैं ना, तो आर्यन एरा के अंदर अपने राजस्थान के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। सिविलाइजेशन की बात आपको बताई थी मैंने कि एक तो ये जो आर्यन एरा की जो सिविलाइजेशन है वो अपने ये जो है अनूपगढ़ तरखान वाला डेरा, और आर्य सिविलाइजेशन सुनारी झुंझुनू में भी मिलती है, और एक था चक 64, ये भी नियर अनूपगढ़ है, डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मटेरियल मिला है, यू कैन से दैट इज़ अ ब्राउन पोट्री, कि बस एक भूरे रंग के मृद भांड हैं, उनसे ये अनुमान हो जाता है कि ये सिविलाइजेशन जो है वो आर्यन रही होगी। और ऐसा कहा जाता है कि बाद में ये जो आर्यज हैं यहाँ से वो साउथ साइड में चले गए थे, और बाद में अंत जो है इनका वहाँ हुआ था आर्यन सभ्यता का, जो गंगा यमुना दोआब है वहाँ जाके बसने लग गए थे, और वहीं पे जो है इनका अंत हुआ था आर्यन सभ्यता का जो। लेकिन आर्यन जो सिविलाइजेशन है, आर्यंस का जो एरा है वो राजस्थान के अंदर, उसके बारे में ये कहा जाता है कि आर्यंस जब यहाँ थे तो उस समय इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा जाता था। ये लिखा है आर्यन एरा के अंदर। इतना सा जो है कि आर्यन एरा के अंदर राजस्थान का जो ये जो क्षेत्र है हमारा राजस्थान रीजन, राजपूताना रीजन, इसको क्या कहा जाता था, तो इसका नाम जो है वो था ब्रह्मव्रत। तो आर्यन एरा के बारे में ज़्यादा कुछ यहाँ पे उपलब्धियाँ है नहीं, ठीक है, वो एक वैदिक पीरियड रहा। उसके बाद में ये कुछ जो हमारे रीजनल नेम्स थे वो नेम्स आ गए, जैसे एक नेम आ गया मरु, तो इसके बारे में भी हमने बात की थी। एपिक एरा के अंदर रामायण के अंदर मरुकांतार वर्ड यूज हुआ है, और मरुकांतार इसलिए कहा गया है, ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री राम की समुद्र के साथ में लड़ाई हो गई थी तो भगवान श्री राम ने क्या किया था, वो जो तीर चढ़ाया हुआ था, कहते हैं जब क्षत्रिय एक बार तीर चढ़ा लेता है धनुष के ऊपर तो उसको वापस तरकश में नहीं डाला करता। तो भगवान श्री राम ने उस तीर को राजस्थान की ओर फेंक दिया था, और कहते हैं यहाँ पर उस समय एक ज्योग्राफी में भी आप पढ़ते हो कि 33 सागर हुआ करता था। तो ऐसा माना जाता है कि वो समुद्र था, और वो उस जो समुद्र सुखाने के लिए जो बाण चढ़ाया था उस समुद्र को तो सुखाया नहीं, क्योंकि वो समुद्र हाथ जोड़ दिए थे, लिट गया था कि मेरे को बख्श दो, गलती होगी,
तुम्हें बता देता हूं कि तुम्हारी ही आर्मी के अंदर 2 ऐसे सोल्जर्स हैं, नल और नील, जो मेरे ऊपर ब्रिज बना के तुम्हें पार लगा देंगे। लेकिन वो जब खींचा हुआ बाण था तो उसको वापस तरकश में न डाल के उसको क्या किया, राजस्थान की ओर फेंक दिया था और यहाँ पे दोहरे दोहरे कर दिए। तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ के दोहरों में आज भी शंख और सीपियाँ मिलती है। तो जो मरु वर्ड है, मरु यूज होता है आपके ऋग्वेद के अंदर, रामायण, महाभारत और वृद्ध संहिता, ये जो है इनके अंदर ये जो मरु वर्ड है इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाता है। तो डिस्क्रिप्शन कहाँ पे मिलेगा आपको मरु वर्ड का? ऋग्वेदा, रामायण, महाभारत और वृद्ध संहिता। अब इसके अंदर रीजन कौन कौन से हैं? तो मरु तो आपको पता ही है, मरुस्थल कहाँ है? बीकानेर है, नागौर है, चूरू है, जैसलमेर है और कुछ पार्ट है बाड़मेर का। बाड़मेर कंप्लीट नहीं आ रहा है इसके अंदर, जोधपुर और बाड़मेर जो है इनका कुछ पार्ट है। उसके बाद में ये जो अपना जो मरु रीजन था, ये मरु रीजन इसके अंदर बाद में जा कर के और ये कुछ कुरु, मद्र और जांगल, इनका भी कहते हैं कि यहाँ पे जो है ओरिजिनेशन हो गया था इन्हीं के अंदर। तो जांगल जो आया उस समय, इसके अंदर से जो जांगल बन के आया उसमें बीकानेर, नागौर और जोधपुर रहे। जांगल के अंदर बीकानेर, नागौर और जोधपुर रहे और इसकी जो कैपिटल है वो अही छत्रपुर मानी जाती है कि उस समय इसके कैपिटल कौन सी रही होगी? अही छत्रपुर। और ये अहिर छत्रपुर वर्तमान में छतरे वाला नागौर, ठीक है। तो जो नागौर है वो अही छत्रपुर रहा था उस समय। और एक माइथोलॉजिकल बिलीफ का मतलब ये होता है कि ऐसा एक विश्वास है, ऐसी एक पौराणिक कथा है, दंत कथाएं चलती रहती है, उसके अंदर ऐसा माना जाता है कि बलराम और श्री कृष्ण जो हैं वो इस क्षेत्र से गुजरे थे। कौन से क्षेत्र से? जांगल से। और जांगल से रिलेटेड एक और चीज़ है कि जो बीकानेर के जो एम्परर हुआ करते थे, एम्परर ऑफ बीकानेर रीजन वाज नोन एज जांगलधर एम्परर, उनको जांगलधर बादशाह कहा जाता था जो बीकानेर के राजा हुआ करते थे। तो बलराम एंड कृष्णा जो है ये एक माइथोलॉजिकल बिलीफ है कि जांगल रीजन के अंदर से किसी समय गुजरे थे। इसके बाद में आ गया मत्स्य के बारे में बहुत कुछ हमने पढ़ रखा है। कैपिटल विराटनगर, काफ़ी सारा पढ़ लिया है, बार बार इसको गीत गाने में फ़ायदा नहीं है, आदमी एक एक चीज़ को बार बार बोले तो बोर हो जाता है। बैराट, और अभी के हिसाब से अगर देखें तो ये जो है विराटनगर जो है वो जयपुर रीजन में पड़ता है, जयपुर रीजन में पड़ता है। और कहाँ से शुरू होता था? अलवर से। तो ऐसा माना जाता है ये अलवर से जयपुर के बीच का क्षेत्र रहा था। कौन सा? मत्स्य रीजन कहाँ पे था? ये अलवर से जयपुर के बीच में रहा था। और इसके अंदर भी आपको ये जो बैराट है यहाँ पे मौर्यन पीरियड का भी मिल जाता है और यहाँ पे आपको बुद्धा के पीरियड के भी रेमिनेंट्स ऑफ बुद्धा जो है वो भी यहाँ पर मिले हैं बैराट के अंदर। तो ये एक एंशिएंट साइट है जो हमने पढ़ी थी सिविलाइजेशंस के अंदर, वो था हमारा मत्स्य प्रदेश। ये रह गया सूरसेन। इसका जिक्र कब आता है? इसका जिक्र तब आता है, देखिए सूरसेन की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उनके अंदर ये बताया जाता है कि जब अलेक्जेंडर आ गया था। अलेक्जेंडर कब आया था? 326 के अंदर। सबको पता है कि अलेक्जेंडर 326 में आया था। ऑलमोस्ट जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है वो ये जानता है। जब अलेक्जेंडर का अटैक हो गया था, अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था, उस समय कहते हैं कि ये उस समय की बात है कि ये जो सूरसेन जो जनपद है इसका निर्माण हो गया था। और ये जो है भरतपुर, धौलपुर और करौली साइड में ये रहा था। कौन सा? सूरसेन कहाँ पे रहा? भरतपुर, धौलपुर और करौली रीजन जो है वहाँ पर ये रहा था सूरसेन। और इसकी जो कहते हैं कैपिटल कौन सी रही थी? ऐसा माना जाता है मथुरा कैपिटल रही थी। और इस मथुरा से लॉर्ड कृष्णा को भी जोड़ करके बताया गया है कि जो लॉर्ड कृष्णा है वो सूरसेन, ये जो जनपद था हमारा, जनपद का मतलब होता है जिला, सीधी सी बात है। लेकिन जो जनपद एक वर्ड यूज है, तो इसको जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो जनपदा ही लिखते हैं बेसिकली, लेकिन इसको डिस्ट्रिक्ट भी आप लिख सकते हो। अगर पूछने वाले कई बुक्स के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है कि सूरसेन डिस्ट्रिक्ट, तो ये जनपद था। जनपद आज भी यूपी साइड में देख लो, अब जिले को जनपद ही लिखा जाता है, इसलिए इसको आप डिस्ट्रिक्ट भी वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हो। तो भरतपुर, धौलपुर, करौली का रीजन था। मथुरा इसकी कैपिटल हुआ करती थी। और कृष्ण जो है लॉर्ड कृष्ण की बात करते हैं, उसको जोड़ करके इससे आज भी ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड कृष्ण जो है वो सूरसेन से संबंधित थे।
शिवी ट्राइब के बारे में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? ऐसा कहा जाता है कि जब अलेक्जेंडर का अटैक हुआ तो ये जो शिवी वाले हैं ना, ये कहाँ पर थे उस समय? ये पंजाब के अंदर एक मार्शल कास्ट हुआ करती थी, वहाँ की एक योद्धा क्षत्रिय कौम थी मार्शल कास्ट। कहाँ पर थी ये मार्शल कास्ट? ये हुआ करती थी पंजाब के अंदर। और जब अलेक्जेंडर का, कई तो अलेक्जेंडर का कहते हैं और कई कहते हैं कि अलेक्जेंडर से वाला जो है ना वो तर्कपूर्ण नहीं है, उसकी बजाय जो ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है ना वो ये है कि जब इंडो ग्रीक जो आए थे ना, इंडो ग्रीक के बाद में ये वहाँ से निकले थे, वो ज़्यादा वो कहते हैं कि रियलिस्टिक लगता है। कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है कि अलेक्जेंडर वाला जो तर्क दिया जाता है, जो रीज़न दिया जाता है, वो रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं लगता है। तो शिवी ऐसा माना जाता है कि पंजाब में जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन हो गया था तो वहाँ से आ गए थे निकल के। और राजस्थान के अंदर ये कौन से क्षेत्र में आए थे? ये आए थे भाई साहब मेवाड़ के अंदर। शिवी कहाँ पर आकर के बस गए थे? मेवाड़। ये मेवाड़ रीजन के अंदर आ गए थे। इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इन्होंने अपनी कैपिटल क्या रखी थी? इन्होंने अपनी कैपिटल रखी थी माध्यमिका। माध्यमिका को इन्होंने कैपिटल बनाया था और इसी माध्यमिका को आज नगरी कहा जाता है। नगरी का जो नाम है वो है, ये एक सिविलाइजेशन है आज कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो मध्यमिका या मध्यमिका इस तरह से एक नाम दिया जाता है कि ये मध्यमिका थी और मध्यमिका थी। इनके कुछ किंग्स का भी जिक्र है, वो भी अपने जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे शिवी को उस समय, अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर ये जो जनपद हैं अपने इंपॉर्टेंट उनको अपने पढ़ेंगे। तो उनको जब करेंगे तो ये आपका जो है ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर लेंगे। अर्जुनायन ये भी कहते हैं कि मार्शल कास्ट थी, कबीला था एक, मार्शल ट्राइब कह सकते हो इसको, योद्धाओं का कबीला था, बड़े बहादुर लोग थे। ये भी यहाँ पर आ गए थे और आकर के, और इनका जो है थोड़ा बहुत साक्ष्य जो है वो अलवर के आसपास, ये ज़्यादातर है ना ये जो अपने यूपी वाले बॉर्डर के आसपास, एमपी वाले बॉर्डर के आसपास, वहाँ पर इनका जो है वो क्षेत्र ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर ये रहे थे। ठीक है, तो ये अर्जुनायन आगे, और अर्जुनायनों के बारे में कहते हैं इनके जो है, इनके कुछ एविडेंस भी हमें रिटर्न वाले जो मिलते हैं कि इनके जो कॉइन मिले हैं उनके ऊपर अर्जुनायन जयम लिखा हुआ है। ये भी एक एविडेंस मिलता है कि अर्जुनायन के बारे में जो अर्जुनायन जयम लिखा हुआ है, और ये बहुत वीर योद्धा हुआ करते थे। उसके बाद में आता है मालव। ये मालव जो है ना, मालव बहुत जगह अलग अलग बसा हुआ था। ये गुजरात के अंदर मालवा, पंजाब के अंदर मालव थे वो मालवा, और ये राजस्थान के अंदर भी ये मालव जो है ये थे। और राजस्थान के अंदर ऐसा कहा जाता है कि ये अजमेर, अपने जो राजस्थान है ना इसके अंदर अजमेर और टोंक तक ये विस्तृत हो गए थे बाद में जाकर के। पहले थोड़े रीजन में थे पर फिर ये अजमेर और टोंक तक जो है राजस्थान के अंदर इन्होंने अपना स्थापित कर लिया था। और इनके भी मालवा जनपदस जो रिटर्न एविडेंस है इनके बारे में ये मिलता है अपने को कि मालवा जनपदस लिखे हुए इनके कॉइन्स अपने को मिले हैं, मालवा जनपदस। और ये दूसरा ये अर्जुनायन वाले हैं, अर्जुनायन जैसा नाम से आपको पता चलता है। इनके बारे में एक और कहा जाता है, वो कई बार स्किप हो जाता है माइंड से, कि डिसेंडेंट ऑफ अर्जुना। ऐसा माना जाता है कि जो पांडव के जो योद्धा हुआ करते थे, ग्रेट वॉरियर अर्जुना, तो वो जो अर्जुन थे उनके ये डिसेंडेंट्स थे, उनके ये वंशज थे, उनके उत्तराधिकारी थे। अर्जुन के बाद में जो वंशज आए वो अर्जुनायन नाम से आकर के और यहाँ पर रहे थे। और जो अर्जुन वाला ही जो क्षेत्र है ना, मत्स्य प्रदेश, और तो उसी के आसपास इनका जो है वजूद माना गया है कि वहाँ पर ये रहे होंगे। इसके बाद में आपका आता है मालव। मालवों के बारे में अब ये कह लेते हैं कि ये मालव जो है ये अजमेर और टोंक क्षेत्र तक आ गए थे। ठीक है, अजमेर और टोंक क्षेत्र तक आ गए थे। इनके जो कॉइन्स हैं उनके ऊपर मालव जनपदस लिखा हुआ मिलता है। और इनके संघर्ष भी बहुत हुए थे मालवों के। इसको भी जब मालव जनपद को अपने डिटेल से पढ़ेंगे तो जो एक शक रूलर थे उन्होंने फिर उनका एक सन इन लॉ हुआ करता था तो उसको भेजा था और फिर करके, और ये जो है मालवों से जो
इनको हरा के और यहाँ से खदेड़ा था। तो उसके जो है सिस्टम सारा का सारा अपने डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जब अपने मालव जनपद को पढ़ेंगे। तो ये अपना मालव जनपद है। योद्धे है, योद्धे का जो रिसेम्बलेंस माना जाता है ना वो सेम वही यशवी वाला कि ये पंजाब से आए थे और अलेक्जेंडर के टाइम आए थे, ऐसा ही माना जाता है। और योद्धे जो थे ना ये कहाँ पर थे, ये आपके श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के माने जाते हैं कि उस समय नॉर्दर्न राजस्थान कहा जाता है, पर आजकल वो नॉर्दर्न राजस्थान हो गया अपना श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो योद्धे ये एक जनतंत्र कबीला था। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये है ना अपने इनका जो लीडर होता था ना उसको इलेक्शन के थ्रू चुनते थे। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं था कि राजा के बाद में राजा बन जाए। तो ऐसा योद्धे के बारे में कहा जाता है कि ये जो है वो इलेक्शन के थ्रू अपना लीडर चुना करते थे। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर थे, ठीक है, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ रीजन के अंदर थे। और श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर इलेक्शन से ही अपना लीडर शुरू करते थे। और इनके बारे में एक जो अपना जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है रुद्रदामन का, उसके अंदर भी ये जिक्र किया गया है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है किसके टाइम का है, ये रुद्रदामन के टाइम का है। रुद्रदामन कौन था, शक रूलर था, तो उसके टाइम का ये है। उसमें ये लिखा हुआ है कि योद्धे जो है वो इतनी एक ब्रेव कौम थी, इतनी बहादुर कौम थी जिसने कुषाणों को हराया था और मैं इनको हराने जा रहा हूँ। इस तरह से जो है रुद्रदामन ने इंस्क्रिप्शन के अंदर लिखा है। मेवाड़, ये मेवाड़ जो है ये शिवी रीजन वाला ही है। इसके अंदर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा ये क्षेत्र था अपना। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा ये रीजन था अपने मेवाड़ के अंदर। इसको मेवाड़ क्षेत्र माना जाता था। अब इसके बाद में आ गया बागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात। ये जो है ना ये लिंग्विस्टिक रीजन्स हुआ करते थे कि भाई यहाँ पे इस तरह से जो लैंग्वेज जो बोली जाती है ना उसके आधार पे इनको अलग अलग कर दिया गया था। मेवाड़ भी इनके अंदर ही है, वहाँ पर की जो लैंग्वेज है वो मेवाड़ी हुआ करती थी, ठीक है। तो जैसे मारवाड़ जो है, मारवाड़ के अंदर अपने जोधपुर रीजन, जोधपुर आ गया, जैसलमेर का कुछ पार्ट था, जैसलमेर बाड़मेर का थोड़ा थोड़ा पार्ट आ गया, और सिरोही, ये जो है ना ये अपने मारवाड़ के अंदर आ गए थे। यहाँ की जो लैंग्वेज थी वो हुआ करती थी मारवाड़ी। हाड़ौती के अंदर बूंदी, बूंदी को हाड़ौती क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ के जो रूलर थे वो कौन थे, हाड़ा चौहान्स हुआ करते थे, इसलिए इसको कहा गया हाड़ौती, ठीक है। ढूंढाड़, यहाँ की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, ढूंढाड़ी। और मेवात ये फिर अपना अलवर। तो ऑलमोस्ट जो है वो अलवर के आसपास हुआ करते थे जनपद। मेवात का अलवर के अंदर से था, और इसका एक लीडर भी अपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, राणा सांगा के साथ में था, हसन खान मेवाती, है ना। और वागड़ जो है ना ये हुआ करता था आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये रीजन्स थे छोटे छोटे। मेवाड़ था, वागड़ था, मारवाड़ था, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवात। और कुछ जनपद थे, मत्स्य था, सूरसेन, शिवी, अर्जुनायन, मालव, योद्धे, ये जनपद हुआ करते थे। अभी इनके अंदर एक उदीहिक जनपद था, एक शाल्व जनपद था। ये भी थोड़े थोड़े जो है जगह राजस्थान के अंदर इन्होंने इनका भी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ जगहों पर रहा था, जैसे शालवाज का, और उदीहिक एक आहभीर जनपद था। तो जैसे नेक्स्ट क्लास जो अपने हैं वो स्पेशल जनपद के ऊपर ही रखेंगे, और जितने भी अपने जनपद हैं उन सबको अपने उनकी एक डिटेल्ड स्टडी करेंगे कि कौन सा जनपद कब से कब तक रहा, किस जनपद में कोई राजा भी ये ढंग के हुए हैं तो उनके बारे में भी पढ़ लेंगे कि ये एक दो राजा जो हैं इस जनपद के हुए थे, किस जनपद का किसके साथ संघर्ष हुआ, किसके पतन का उल्लेख कहाँ पर है, चढ़ाई का उल्लेख कहाँ पर है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दबा दें बेल आइकन। जैसे ही क्लास आएगी आपको मिलेगा नोटिफिकेशन, और फिर आप उस क्लास को लगा करके और
आपके जो सजेशन हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, थोड़ा वीडियो को आगे शेयर भी कर देना, जिससे ये क्लास आपके लिए लगातार चलती रहे और आपको नए नए टॉपिक्स के ऊपर डिटेल मिलती रहे। जो नया कंटेंट इंग्लिश मीडियम का जितना भी हिस्ट्री का कंटेंट है वो सारा आप तक पहुंचाएंगे। कंप्लीट राजस्थान हिस्ट्री, उसके बाद में कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री। अगर राजस्थान हिस्ट्री को रिस्पॉन्स आपका अच्छा मिलता है तो कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री। वैसे इंडियन हिस्ट्री का कंटेंट तो इंग्लिश मीडियम में काफ़ी मिल जाता है, पर राजस्थान हिस्ट्री का जो कंटेंट है ना वो इंग्लिश मीडियम में बहुत कम मिलता है, बुक्स ही इसकी जो लिमिटेड आती है। तो जैसे ही आपको अगर अच्छा लगता है कि ठीक है क्लास अगर चल रही है तो इसका बेनिफिट हो रहा है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों ने अगर देखा है वीडियो, टाइम दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।